हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सहित 1857 से लेकर 1947 तक की पृष्ठभूमि के बारे में आधुनिक भारत के इतिहास बहुत डीप तो नहीं लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से शुरू करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, तो आधुनिक भारत के इतिहास को स्टेप वाइज स्टेप और जो है एपिसोड वाइज मैं आप लोग को पूरा आधुनिक भारत का इतिहास करवाऊंगा और जो भी कमियां हैं वो भी आप लोग लिखिएगा। तो फ्री एजुकेशन आपका स्वागत करता है और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखते हैं 1857 से शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत सी घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, भारत में पुर्तगाली आ चुके हैं, ठीक है। और पुर्तगाली कब आए हैं तो एक याद रखिएगा कि सन 1498 में वास्को डिगामा भारत आ चुका है। उसके बाद अंग्रेज आ चुके हैं। ये पुर्तगाली है, वास्को डिगामा आया है, तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में जो है महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेके भारत में आ चुके हैं। और भारत में आते ही उसके बाद जैसे 1664 में फ्रांसीसी भी आए हैं। 1664 में फ्रांस आया है। अब भारत में मुख्य रूप से पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रांस आ गए हैं। आए तो बीच में डच भी हैं, डेनिश भी हैं, लेकिन ये तीन ऐसे मुख्य रूप से लोग आए हैं जिन्होंने भारत में काफी समय तक राजनैतिक रूप से और व्यापारिक रूप से भारत में राज किया है, जिसमें मुख्य अंग्रेज हैं। अंग्रेज यानी ब्रिटिश के लोग। तो 1857 की क्रांति के बारे में आपने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा, क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन ये शुरू क्यों हुआ? तो देखिए, एक आती है सहायक संधि जो 1798 में आती है और 1805 तक रहती है। ये लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड है। लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड है और इन्होंने सहायक संधि लाई। सहायक संधि में क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली कहते हैं कि हमारे सैनिक किसी भी भारत के राजाओं के यहाँ रहेंगे, उनका खर्चा भारत के राजा उठाएंगे और सैन्य व्यवस्था हम देखेंगे। एक ये नीति इसलिए भी थी कि कभी अगर राजाओं से अंग्रेजों का विरोध होता है तो भारत में अंग्रेज का ही जो है जीत होगा, क्योंकि अंग्रेज के ही सैनिक भारतीय राजाओं के यहाँ हैं। तो सहायक संधि बस ये याद कर लीजिए, इसको लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में जो है शुरू किया। और एक और चीज शुरू होता है व्यापगत का सिद्धांत, ये 1848 में। देखिए, इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड का लगभग 50 साल का गैप है, लेकिन यही दोनों पृष्ठभूमि है जिसके वजह से 1857 की क्रांति हो गई। और 1857 की क्रांति के बारे में तो आपने और भी बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी। जैसे एक बंदूक है जिसमें अफवाह फैल जाती है कि कारतूस वगैरह भरते समय चर्बी का प्रयोग हो रहा है, गाय के मांस और सुअर का मांस। तो हिंदू और मुसलमान दोनों लोग विरोध करते हैं। और इसमें एक व्यक्ति है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो हैं, मंगल पांडे, इन्होंने गोली मार दी है अंग्रेज के एक जो है अधिकारी को, और इस वजह से भी विरोध होता है। चलिए इन सब के बारे में एकदम ब्रीफ भी देखेंगे और थोड़ा सा हम पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को भी देखेंगे। शुरू करते हैं। तो दो चीज याद रखिए कि सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली इंट्रोड्यूस किए हैं और व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत की संधि ये लॉर्ड डलहौजी शुरू करते हैं। ये वही डलहौजी हैं जिनके टाइम में 1853 में पहली बार ट्रेन चली है। क्या चली है? ट्रेन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। साथ में इन्होंने डाक व्यवस्था शुरू किया है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज शुरू किए हैं, इसके बारे में बहुत डीप अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लॉर्ड वेलेजली आते हैं और लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक रहते हैं और इन्होंने सहायक संधि को शुरू किया है। वैसे तो सहायक संधि को जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इंट्रोड्यूस किया है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। अब फ्रांस जब 1664 में भारत आए हैं तो उसके बाद इन्होंने सहायक संधि को शुरू किया है, सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब सहायक संधि का मतलब ये है कि जो भी भारत में राजा रजवाड़े हैं छोटे मोटे, उनके यहाँ अंग्रेज या फ्रांस क्या करते हैं, अपने सैन्य व्यवस्था को रखते हैं और कहते हैं कि बस आपको पेमेंट करना है इनको, और बाकी बम, तोप, गोला बारूद सब हम प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है, और यही सैनिक आपके हित के लिए लड़ेंगे। लेकिन एक्चुअली में इनका मतलब तो कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलेजली जो है इन्होंने सहायक संधि को भारत में शुरू किया है, इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड डुप्ले ने, और ये क्या है, फ्रांसीसी गवर्नर। इंदौर से होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया, तो होलकरों ने, जो इंदौर के हैं।
इसी समय क्या हुआ है, 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया है। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप बताइएगा, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो 1799 में। देखिए, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, हैदर अली, और ये जो है मैसूर साम्राज्य का संस्थापक है। तो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जो है 1799 में श्रीरंगपट्टनम में मारा जाता है। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। तो वहीं पर चतुर्थ बार श्रीरंगपट्टनम में अकेला टीपू सुल्तान लड़ने गया, मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। कहा जाता है, देखिए, कई लोग विरोध भी करते हैं, कई लोग समर्थन भी करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान एक समय में बिल्कुल अकेला पड़ गया था और लॉर्ड वेलेजली के सामने इसने हार नहीं मानी, मर गया। खैर, अलग बात है। इसी समय क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कलकत्ता में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो ये आंसर आप लोग लिखेंगे जॉन चार्नक। ठीक, जॉन चार्नक कौन है? ये कलकत्ता के संस्थापक हैं। और लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता है। सहायक संधि जो शुरू हुआ था, कि मतलब आपके यहाँ हम अपने एक तो देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, चाल चली कि सैन्य व्यवस्था हम अपना रखेंगे और साथ में एक आदमी भी आपके रजवाड़े में रखेंगे। और इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य है हैदराबाद। ठीक है, वही हैदराबाद जो आज तेलंगाना की राजधानी है। उस समय आंध्र प्रदेश वगैरह सब मिलके एक हैदराबाद नाम का एक जो है रजवाड़ा हुआ करता था। तो 1798 में सबसे पहला राज्य जो था वो हैदराबाद, जिसने सहायक संधि स्वीकार की। मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध वही लखनऊ वाला, फिर पेशवा, और उसके बाद बरार और भोसले, और सिंधिया अंत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य बना। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हुए उसके लिए क्या क्या कारण थे। सहायक संधि में जब राजा रजवाड़ों ने देखा कि अंग्रेज तो हमारे यहाँ सैनिक व्यवस्था डाल दे रहे हैं और हम ही को परेशान कर रहे हैं, इसलिए विरोध शुरू हुआ। एक काम ये हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? व्यापगत का सिद्धांत। इसको लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड डलहौजी जो सन 1848 से 1856 तक रहेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, बताया कि जिस भी व्यक्ति के यहाँ जो है, मान लीजिए कोई राजा है, उस राजा के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो कोई गोद अगर ले लेता है तो उस गोद लिए संतान को आगे राजा बनने का हक नहीं रहेगा। दूसरा इसने बताया कि कोई राजा है वो सही से अपनी प्रजा की देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके राज्य को हड़प लेंगे। किसी के यहाँ आगे वंश नहीं है तो उसके राज्य को हड़प लेंगे। कुशासन है, ठीक है, युद्ध में नहीं कोई अपने आप को विस्तार कर पा रहा है, कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी की बकाया राशि को नहीं कोई पे कर पा रहा है, तो इन सब सिद्धांतों को अपना के कुल मिला के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि हम आपके राज्य को हड़प लेंगे। इस तरह की नीति अपनाई लॉर्ड डलहौजी, और इसी कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति में लूटी और कूदी। क्यों? क्योंकि उनका जो पति था वो मर चुके थे और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसको चाहती थी आगे चल के राजा बने। और व्यापगत के सिद्धांत के समय में डलहौजी चाहता था कि आगे कोई भी गोद ली हुई संतान राजा के पद के लिए ना खड़ी हो। ये दो चीजें हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से इन सब नीतियों को अपनाया कि अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक साम्राज्य हमारे अंतर्गत आए और फिर हम अपने ब्रिटेन में पैसा भेजेंगे। देखिए, एक धन को निर्गमन का सिद्धांत, मतलब किस तरह से भारत को धन को ले जाया गया है, इसको दादा भाई नौरोजी ने इंट्रोड्यूस किया है। ये भी आगे मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या क्या बताया, एक तो बताया आप लोग को सहायक संधि। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सहायक संधि कब और किसके टाइम में आया, और एक बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कब और किसके टाइम में आया, साफ लिखा हुआ है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इन दो चीजों के कारण क्या हुआ कि 1857 तक लोगों के मन में, भारतीय लोगों के मन में ये चीज हो गया कि अंग्रेज हमें बुरी तरह से लूट रहे हैं, अंग्रेज हमारे पैसों को तो ले जा रहे हैं, साथ में हमारे ऊपर जबरदस्ती राज कर रहे हैं। इसी कारण
व्यापगत के सिद्धांत को जबरदस्ती अपनाने वाला पहला राज्य हुआ सतारा, 1848 में ही अपना लिया। फिर जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, बाघट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1852 में और नागपुर 1854 में अपनाने वाला अंतिम राज्य बना। ये कुछ प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं, आपको याद करना है। पहला राज्य जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया वो था सतारा, कब? 1848 में। और अंतिम राज्य, ठीक है, नागपुर, कब? 1854 में। ये सब थोड़े कमजोर भी पड़ गए थे क्योंकि भारत में कोई केंद्रीय शासन व्यवस्था नहीं रह गई थी। मुगल लगभग अपने अपने जो है टाइम पर बिल्कुल भी मुगलों का साम्राज्य समाप्ति हो चुका था। और अभी आपको बताऊंगा कि मुगल के अंतिम सम्राट को इन लोगों ने रंगून भेज दिया, ठीक है, मतलब कि पूरा मुगल सल्तनत को समाप्ति कर दिया। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति की। एक तो कारण था व्यापगत का सिद्धांत और एक था सहायक संधि, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कारण व्यापगत का सिद्धांत आया और लॉर्ड वेलेजली के कारण जो है सहायक संधि आया। सहायक संधि सन कब आया आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और व्यापगत का सिद्धांत कब आया इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो देखिए 1857 के टाइम पीरियड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पार्म स्टर्न थे, बहुत पूछा जाता है। उस समय महारानी कौन थी, विक्टोरिया थे। भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। और इसी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आएगा और इन्हीं कैनिंग को क्या किया जाएगा, जो है भारत के गवर्नर जनरल की जगह वायसराय नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, वायसराय। और वायसराय क्या पद है, वायसराय में बस गवर्नर जनरल के साथ एक सचिव का पद भी जोड़ दिया जाएगा। सचिव क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन में कहा गया है कि कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया भारत में, अब पूरी तरह से ब्रिटेन ही भारत को चलाएगा। इसलिए एक सचिव होगा जो भारत की बातों को जाके ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद वगैरह में बताएगा। तो इसलिए अब जो मुख्य पद है वो एक सचिव का पद है और एक गवर्नर का पद है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, अगर आधुनिक भारत आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, ठीक है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इन सब सुधारों में आपने सुना होगा कि दो नाम लिए जाते हैं, एक नाम लिया जाता है वायसराय का और एक नाम लिया जाता है सचिव का। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 से वो इस प्रकार हैं। एक तो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और गवर्नर जनरल ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का पहला वायसराय भी है। और कब बनता है, तो 1858 में। और इस समय भारत में मुगल सम्राट में कौन है, तो बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं ये। इनको भेज दिया जाएगा रंगून पेंशन पे और बाद में वो भी बंद कर दिया जाएगा। 1857 की क्रांति का देखिए कारण ये है कि देखिए 29 मई को होता क्या है कि मंगल पांडे जो हैं वो थोड़ा सा गुस्सा जाते हैं, क्योंकि खबर मिलती है कि जो भारतीय लोग राइफल यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनफील्ड राइफल यूज कर रहे हैं, उसमें गाय के मांस की चर्बी लगी हुई है और सुअर के मांस की। तो मंगल पांडे गुस्सा हो जाते हैं और मंगल पांडे ने जो है 29 मार्च को विद्रोह कर दिया। एक अंग्रेज थे, उनका नाम शायद बाग था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। तो अंग्रेज के एक अधिकारी थे जिनका नाम था बाग, उनकी हत्या कर दिए मंगल पांडे। और हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया, जो है बगावत शुरू कर दिया। और उस बगावत के कारण इनको 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी भी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद 1857 की क्रांति बहुत बुरी तरह से सबके मन में एक जो है ज्वालामुखी की तरह फटती है। सब लोग इससे जुड़ने की कोशिश करते हैं और प्रतीक बनता है कमल और रोटी। यानी जो लोग भी एक दूसरे को कमल और रोटी का चिन्ह बनाकर देते हैं या डायरेक्ट कमल देते हैं, वो समझ जाते हैं कि 1857 की क्रांति से जोड़ने के लिए इनको जो है इनवाइट कर रहे हैं। तो पहली घटना क्या होती है इसमें, पहले तो 29 मार्च को मंगल पांडे जो है बगावत करते हैं। सोचिए आज के समय में जब मुंबई पे 2008 में हमला हुआ तो अजमल कसाब पकड़ा गया, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ।
अजमल कसाब पकड़ा गया, उसको फांसी देने में 7-8 साल लग गया और मंगल पांडे को केवल 10-15 दिन के अंतराल में 29 मार्च से 8 अप्रैल इनको फांसी भी दे दी गई। इसके बाद 12 मई को सारे जो मेरठ से, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति, तो शुरू होती है मेरठ से। मेरठ से सैनिक जाते हैं दिल्ली की तरफ और बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर देते हैं और वहीं 12 मई 1857 को लाल किला पे अधिकार कर लेते हैं। इसी समय परिषद में बख्त खां भी हैं जो बरेली के हैं। और अंग्रेज ने क्या किया, 1857 को दबाने के लिए, इस क्रांति को दबाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में खोला। ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। अब सुनिए, क्या क्या मैंने बताया उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। होता क्या है, सहायक संधि आती है और सहायक संधि के साथ 50 साल बाद लगभग व्यापकता का सिद्धांत आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इन दोनों के कारण सहायक संधि में अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने सैनिकों को राजा रजवाड़ों के अंदर भर्ती करवा दिया और पेमेंट भी राजा रजवाड़े से ही दिलवा रहे हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में किसी के भी राज्य को हड़पना शुरू कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, मंगल पांडे विरोध करते हैं 29 मार्च को। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। सारे सैनिक मेरठ से उठते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई सन 1857 को दिल्ली के लाल किला पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने का मतलब वहां पर जाके वहां के तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर देते हैं और कहते हैं चलिए अब लड़ाई के लिए शुरू हुआ जाए। कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन आप शॉर्टकट में जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए। और अगर आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग की प्रतिक्रियाएं होंगी, तो आधुनिक भारत के इतिहास को एपिसोड वाइज मैं शुरू करूंगा। तो देखिए, ये चीजें हुए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई, काफी लोग आए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी आए। अब एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किससे जो है युद्ध हुआ? तो एक थे ह्यूरोज। तो ह्यूरोज से युद्ध हुआ और ह्यूरोज ने इनको जो है मर्दानी शब्द से संबोधित किया था, अंग्रेजी में किया है क्योंकि वो अंग्रेज हैं। लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध भी उसी बीच में हुई, 1857 की क्रांति के ही बीच में, और ह्यूरोज से उनका टक्कर होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, भारत में स्वतंत्रता के लिए काफी बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं। उसी में एक व्यक्ति हैं जो हैं तो अमेरिका के, ठीक है, तो अमेरिका के लोगों ने मिलके, एक अफसर हैं जो ब्रिटिश, देखिए अमेरिका के लोगों ने मिलके कांग्रेस बनाया। उसमें मुख्य रूप से कौन थे, तो ब्रिटिश के ही एक ICS अफसर थे और पक्षी विज्ञान में भी काफी ज्यादा ज्ञान रखते थे। इनका नाम था एलोन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे A.O. ह्यूम भी बोला जाता है। तो इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी, 1885 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। तारीख है 28 दिसंबर। और क्यों करते हैं, तो भारत को आजाद करने के लिए एक प्रकार से ये कदम है, पहला कदम राजनैतिक कदम है, क्योंकि ये जो राजनैतिक संगठन तैयार हुआ है आज भी भारत में एक्टिव है और कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान भी है। कई लोग विरोध करते हैं, लेकिन समझिए, तो A.O. ह्यूम जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के कुछ लोगों के समूह की मदद से भारत में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1885 में। उस समय भारत में कौन वायसराय हैं, तो याद कर लीजिए लॉर्ड डफरिन। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो भारत में लॉर्ड डफरिन वायसराय हैं। और लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला इसे, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। मतलब इसको इतना तुच्छ समझा कि आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन आज़ादी के टाइम तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही सबसे बड़ा जो है बीड़ा उठाया। और जब ये कांग्रेस बनता है तो इसका मीटिंग अब हर साल होगा। तो पहली मीटिंग जो हुई है इसको होना तो था पुणे में, ठीक है, पुणे कहाँ, महाराष्ट्र साइड है, लेकिन प्लेग रोग फैला हुआ था। इस कारण 28 दिसंबर सन 1885 को पहला मीटिंग जो है, यानी प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का, ये बम्बई में होता है
और बम्बई में कहाँ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, कई जगह WC बनर्जी भी लिखा होगा। और इसमें कुल मिला के महासचिव के पद पे रहते हैं A.O. ह्यूम, वही जो संस्थापक भी हैं, और 72 सदस्य इसमें कुल मिला के भाग लेते हैं। इसमें देखिए कौन कौन होते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाएगा, काशीराम तेलंग हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, इन्हीं के नाम पे फिरोज शाह कोटला मैदान भी है दिल्ली में। और इसी फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है HRA की स्थापना होगी, जो मैं आगे बताऊंगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, गरम दल के लोग करेंगे, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर रहेंगे, दिनसा वाचा, रहीमतुल्ला सहानी, ठीक है, और वीर राघव वचरिय आदि और सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काम है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो है महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे जाएंगी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू। और ये 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगी। और एनी बेसेंट कहाँ की अध्यक्षता की हैं, किस सन में की हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। इन्हीं से पहले करेंगी, ये मैं हिंट देता हूँ। ऐसे ही पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, लिख देता हूँ, पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये हैं जो है बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, तैयब। और ये कहाँ पर अध्यक्षता की है, मद्रास में, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत बार सब लोग पढ़े होंगे। बदरुद्दीन तैयब ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं और मद्रास में अध्यक्षता करते हैं। इसी तरह एक पूछा जाता है कांग्रेस का अधिवेशन पहले किस अंग्रेज ने किया, तो उन अंग्रेज का नाम है जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ठीक है। ये पहले अंग्रेज हैं जिन्होंने अध्यक्षता की है, अंग्रेज। और लगातार 4 साल में ही मुस्लिम अध्यक्ष और अंग्रेज अध्यक्ष और व्योमेश चंद्र बनर्जी इत्यादि लोगों ने की। तो ये बातें रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब देखिए इससे होता क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाता है, काफी हद तक राजनीतिक रूप से लोग एक्टिव हो जाते हैं। जब राजनीतिक रूप से लोग एक्टिव होते हैं, अब ये समय देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, बीच में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो घटनाएं बता रहा हूँ जिसका लेना देना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से है। 1905 की बात है। 1905 में अंग्रेज देखते हैं कि भारत में लोग बहुत ज्यादा एकजुट हो रहे हैं। कौन कौन, हिंदू और मुस्लिम। तो 20 जुलाई सन 1905 को घोषणा की जाती है कि बंगाल जो है उसका विभाजन कर दिया जाए। कैसे, एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल और एक हो जाएगा ईस्ट बंगाल। विभाजन करने का मतलब है कि मुस्लिम बहुल इलाके में, देखिए जो पश्चिमी बंगाल है वहां पर हिंदू ज्यादा हैं, हिंदू 4 करोड़ के लगभग हैं और मुसलमान 90 लाख सॉरी। और उसी तरह 1 करोड़ जो है पूर्वी बंगाल में मुस्लिम हैं और 1 करोड़ 20 लाख लगभग हिंदू हैं, वहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं। तो दोनों को धर्म के आधार पर बांट दिया ताकि लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो, और सफल भी हुए अंग्रेज, क्योंकि आगे जाके देखेंगे कि भारत का विभाजन जो है हिंदू और मुसलमान के ही आधार पर होगा। जो पूर्वी बंगाल बना उसकी राजधानी बनी ढाका और जो पश्चिमी बंगाल बना उसकी राजधानी बनी कलकत्ता। कमेंट बॉक्स में लिखिए कलकत्ता जो है इसके संस्थापक कौन थे। अभी भी मैंने बताया था सर जॉन चार्नक कलकत्ता के संस्थापक थे। तो देखिए ये है बंगाल, और बंगाल को आपने देखा होगा पहले, तो अभी के लिए बंगाल का कुछ मैप ऐसे आपने देखा होगा, लंबा सा है और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके है बांग्लादेश से घिरा हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे भी है। ये आज के समय बंगाल का मैप है, आप देखिएगा। लेकिन उस समय बंगाल में थोड़ा सा बिहार भी, थोड़ा सा उड़ीसा भी, ये सब जुड़ा हुआ था। और ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल बोल के इन लोगों ने बांट दिया। कब बांटा, तो घोषणा हुई 20 जुलाई सन 1905 को, और ये घोषणा लागू हुई 16 अक्टूबर 1905 को।
अब बंगाल विभाजन होते ही भारत के लोगों में कुछ लोग थे जो विभाजन को सही नहीं माने, इसलिए इसी समय सभी लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिश का बहिष्कार करो। तो ये एक पृष्ठभूमि है। एक बार रिवीजन करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया सहायक संधि, और सहायक संधि कब हुआ? देखिए शॉर्टकट पे लिखा हूँ। सहायक संधि ये बात है 1700 लगभग 93 वगैरह की, ठीक है। और सहायक संधि के समय कौन है? लॉर्ड वेलेबजीली। 93 नहीं, सॉरी 98 के टाइम पीरियड में लॉर्ड वेलेबजीली। फिर सहायक संधि के बाद कौन क्या हुआ? जो है मैंने बताया आपको 1848। इस समय क्या आया? व्यापगत का सिद्धांत। व्यापगत का सिद्धांत कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 1885 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने स्थापना किया? A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम। तो 1885 मैंने बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? डायरेक्ट मैं आ गया 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन देखिए, और ये बंगाल विभाजन के समय भारत में जो वायसराय हैं, क्योंकि अब वायसराय का पद शुरू हो गया है, ठीक है। अभी देखिए सब चीज को डिटेल में समझिए। आप लोग ने पढ़ा होगा कि वायसराय कौन है, जो है गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का गवर्नर कौन है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगर नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास एकदम डीप में शुरू करूंगा। तो इस समय वायसराय जो हैं लॉर्ड कर्जन हैं, ठीक। लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाया, राखी दिवस के रूप में मनाया और जन एकता दिवस के रूप में मनाया। और साथ में बंगाल विभाजन को जो है शोक दिवस के, मतलब एक तो इतना बड़ा घटना हुआ है कि बंगाल को बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय लोग ने एकता लाने के लिए इन 3 दिवसों के रूप में भारत के लोगों ने मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ को लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई और स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई कि अब हमें खुद से अपने लोगों को चुनना होगा और हमारे ही लोग यहाँ पर रह के शासन करेंगे। ये सारी बात हुई। इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि 20 जुलाई सन 1905 को बंगाल विभाजन की बात होती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरह से हो जाता है। अगली बात है, देखिए इस विभाजन की समाप्ति कैसे होती है। तो इस विभाजन की समाप्ति सन 1911 में हो गई। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। लेकिन जब तक रद्द किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज्यादा फूट पड़ चुकी थी, इसलिए ये रद्द होना भी ना रद्द होने के बराबर ही था। आगे आप देखेंगे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो आज का बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के हिस्से में गया था। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था और 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में आज़ादी मिली और भारत के सहयोग से। तो 1911 में देखिए लॉर्ड जॉर्ज पंचम जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आए थे और इन लोगों ने मिलकर जो है भारत के विभाजन को यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और इस समय किसका टाइम है? देखिए मैंने बताया था लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब था? 1905 में। कौन थे? कर्जन। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसके समय पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है, ठीक। चलिए तो ये बात हो गई। अब इसमें देखिए 2-3 चीज है कि 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी को जो है कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? दिल्ली। तो कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित कब किया गया? घोषणा हुई 1911 में, प्रभावी हुआ 1912 में। 2 काम हुए 1911 में, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दूसरा चीज राजधानी को दिल्ली स्थापित कर दिया गया। कहाँ से? जो है उठा के बंगाल से।
फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए बार बार रिवीजन होने से आप लोग को याद रहेगा। सबसे पहले सहायक संधि, ये आया किसके, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया किसके, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। फिर 1885 में जो है A.O. ह्यूम के टाइम में क्या आया, कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर 1885 में ही व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बम्बई में पहला कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इतनी बातें हुई, ठीक है। अगला बात है इसमें कि 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ है, मैंने देखिए एक टाइम पीरियड बता दिया, 1905 के बाद 1911 में रद्द हुआ है, तो इसीलिए 1911 की बातों को बता दिया। लेकिन 1906 में क्या हुआ है कि मुस्लिम जो हैं जिन्होंने बंगाल को विभाजन में, पूर्वी बंगाल जो बना है ना, पूर्वी बंगाल, उसमें कुछ लोग खुश भी हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान अलग हो गए हैं तो उससे हमें नया देश मिल जाएगा, और इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन होता है कहाँ, ढाका में। कब होता है, 1906 में। और कौन कौन, एक आगा खां नाम के व्यक्ति हैं और एक सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया। इसकी पृष्ठभूमि जो है W. हंटर की पुस्तक जो है इंडियन मुसलमान से प्राप्त होती है। मुख्यालय इसका बना है, यानी जो मुस्लिम लीग बना है उसका मुख्यालय लखनऊ में बना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की तरह है, वही कांग्रेस जो 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाया है, उसी की तरह मुस्लिम लीग भी अब अपना अधिवेशन कर रही है। तो पहला मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में होता है, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, और ये 1907 में होता है। और 1907 में ही भारत में भी एक अधिवेशन हो रहा है, किसका, कांग्रेस का। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के लोग ही आपस में लड़ गए। बताता हूं अभी। तो क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, लेकिन 1907 का समय आता है। 1907 के समय में रास बिहारी बोस नाम के व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि 1907 से पहले 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ है, तब से लगातार हर साल कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, जॉर्ज यूल पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष बने, अंग्रेज। वैसे ही 1907 में रास बिहारी बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन इस मीटिंग में कुछ लोग मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे हैं, बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी ही हमें जो है ब्रिटेन से लड़ना है और लड़के हमें भारत को आज़ाद करना है। इस वजह से एक नरम दल और एक गरम दल के जो है रूप में भारत का विभाजन हो जाता है। भारत का क्या, कांग्रेस का। तो नरम दल के अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी बोस और गरम दल के जो है अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम खून के हैं। इनका मानना है कि मारो तोड़ो और किसी भी तरह से भारत को आज़ाद करवाओ। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से भारत एक्टिव हो गया है। कब से? 1857 की क्रांति से। होता क्या है कि भारत आज़ाद तो अभी नहीं हुआ, लेकिन जो कांग्रेस है वही आज़ाद हो गया, दो भाग में बट गया। दो भाग में क्या, तीन भाग में कट गया। मुस्लिम लोग 1906 में जो मुस्लिम लीग बना उसमें चले गए, कुछ गरम दल में चले गए, कुछ नरम दल में चले गए। तो ये कहा जाता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी है। ये स्थान कहाँ है? जो रास बिहारी बोस ने 1907 में अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ये की है सूरत में। ठीक, सूरत में। तो सूरत में अधिवेशन होती है। अब ये जो सूरत में है, नरम पंथी सूरत चले जाते हैं और गरम पंथी चले जाते हैं नागपुर में। ठीक, इसमें जो गरम पंथी के लोग हैं उन लोग का क्या मानना है? नरम पंथी तो वही लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं शुरू से। गरम पंथी क्या कहते हैं? स्वराज हमें अब चाहिए। स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस, यानी अब चुनाव होगा और हमारे ही लोग जीतने चाहिए, हमारे लोग ही पार्टिसिपेट करें। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार हो, राष्ट्रीय शिक्षा पर गारंटी चाहते थे। तो इन तरह की चीजों को चाहते थे। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो भारत में अंग्रेजों ने ऐसी की कि भारत को बांटने का बहुत जो है बढ़िया प्रयास किया। उनके हिसाब से भारत के लिए ये विभाजन का एक सबसे बड़ा कारण बना, वो था मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए, पृष्ठभूमि में आपको बताया 1885 में तो जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ
उसको तो दबा दिया गया। 1885 में जो है 87 में, सॉरी 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसको तो दबा दिया गया, लेकिन उसके कारण जो भारत के बड़े बड़े लोग थे, नेता लोग थे, उन्होंने समझ लिया कि अगर भारत को सेल्फ गवर्नेंस करना है तो उसके लिए राजनीतिक रूप से एक्टिव होना पड़ेगा। 1885 में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग बन गया। 1906 में मुस्लिम लीग बन गया और 1907 में भाई कांग्रेस बट भी गया सूरत अधिवेशन में। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि भारत में इस समय हिंदू मुस्लिम बड़ा लड़ रहे हैं, तो क्यों ना एक नया नियम लाया जाए, और नए नियम का नाम दिया इन लोगों ने मार्ले मिंटो सुधार। दो नाम इसके लिए लिया है, पहले तो देखिए कब आया है, 1909 में। दो नाम इसलिए है, एक तो है ये वायसराय, ये है वायसराय, ठीक, और ये है सचिव, ठीक है, सचिव। तो इसीलिए जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया है, तो उस अधिनियम में ये कहा गया है कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है वो वायसराय रहेगा और एक सचिव पद आएगा, और कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और ब्रिटेन के क्राउन के अंतर्गत सारा काम होगा। उसी के तहत एक सचिव का पद इंट्रोड्यूस होता है और एक वायसराय, तो दोनों लोग मिलकर मार्ले मिंटो सुधार लाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में पहला काम यह किया गया कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मेयो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया 1909 में। दूसरा क्या किया गया, जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया, यही बन गया सचिव, ठीक। इनके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी धर्म के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्योंकि देखिए एक और चीज आप समझ लीजिएगा, मैं पीछे जाता हूं थोड़ा, सन 1878 में जाता हूं। 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है, इसको याद कर लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आया है लॉर्ड लिटन के टाइम पर, और उसके बाद 1878 के बाद सन 1882 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने खत्म कर दिया है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया है। साथ में लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू किया है। अब ये स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन यानी भारत में जो गांव है वहां पर मुखिया चुन के आएंगे और भारत के लोगों के हाथ में भारत का जो है अधिकार देना चाहिए। और तीन काम किया है लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड को आप याद कर लीजिए, तीन काम किया है। एक तो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने के लिए माने जाते हैं, और एक इन्होंने इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया है। इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट। इल्बर्ट बिल क्या है कि जो भी भारत में अदालत बन चुकी हैं, अदालत सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनी है, बहुत पहले, ठीक है। उस समय पहले भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, तो उस समय भारत में कोर्ट कचहरी बन चुका है, और उसी कोर्ट कचहरी में क्या हुआ है, धीरे धीरे भारतीय लोग भी जज और वकील के पद पे आ गए हैं, लेकिन वो लोग अंग्रेजों के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या कहा गया, 1882 वाले रिपन वाले इल्बर्ट बिल में, कि अंग्रेज के ऊपर भी सुनवाई भारतीय जज और भारतीय वकील कर सकते हैं। इस वजह से ब्रिटिश के लोगों ने बहुत इनका विरोध किया लॉर्ड रिपन को और हटा दिया। ये सब चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं कि मार्ले मिंटो सुधार में इन्होंने क्या किया, भारत के लोग जो एक हो रहे थे उनको हटाने का काम किया, और इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू किया। मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की, क्योंकि चुनाव शुरू हो गया है भारत में, और चुनाव शुरू होने का कारण रिपन का स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम ही जीतेंगे, और हिंदू बहुल इलाके में हिंदू, ऐसा कर दिया। 1906 में मुस्लिम लीग बन ही गया है, और भारत के कुछ मुसलमान हैं जो एक अलग देश के लिए सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। लेकिन भारत में जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि भारत का बंटवारा ना हो, ठीक। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बाद 1911 का टाइम आता है, 12 दिसंबर 1911। इस समय जॉर्ज पंचम और मेरी, ठीक है, इनका आगमन होता है भारत में। इसी समय मैंने आपको बताया था बंगाल विभाजन जो 1905 का था उसको रद्द कर दिया गया। इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं,
एक तो काम हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा यह था कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की गई। इंट्रोड्यूस हुआ 1911 में, मतलब कह दिया गया कि अब कलकत्ता को दिल्ली में स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन फाइनल हुआ 1912 में। 3-4 और घोषणा हुई, जैसे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थापित की गई, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, ठीक। और साथ में असम सिलहट का गठन किया गया, ठीक। कुल मिला के मेन बात आपको याद रखनी है, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अच्छा, इसी समय क्या है, एक मीटिंग हो रही है कांग्रेस का अधिवेशन। जैसे हमने कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात बताया कि 1885 में कांग्रेस बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला अध्यक्षता WC बनर्जी ने बंबई में किया। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो आयरलैंड की महिला हैं, और पहली भारतीय अध्यक्ष जो महिला के रूप में बनी सरोजिनी नायडू, जो कब बनी 1925, और 1925 में कहाँ पे, कानपुर अधिवेशन में। ये कुछ चीजें हमने बताई। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, इसी समय 1911 में जो है कलकत्ता में एक अधिवेशन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता कोई पंडित विशुनधर करके हैं, ठीक है, पंडित धर मान लीजिए। ऑप्शन देख के आप पहचान जाएंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। पंडित धर करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कलकत्ता में एक अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसी में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जनगण मनगढ़ गाया, जनगण मनगढ़ राष्ट्रीय गान। कई लोग उस समय के न्यूज़पेपरों ने छापा कि जॉर्ज पंचम के आवागमन पर जनगण मनगढ़ को गाया गया, ठीक है। तो भारत के लोगों ने सोचा कि आवागमन पे जनगण मनगढ़ जैसे महत्वपूर्ण गीत को गा रहे हैं, और वही गीत हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में जो है आज अपनाया गया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कई ऐसे लोग उस समय बोले थे। तो ये चीजें याद रखिए कि उसी समय कलकत्ता का अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ को जो है गाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। 3-4 बातें हैं। फिर क्या होता है, एक दिल्ली षड्यंत्र होता है 1911 के बाद में। 1912 में जो हार्डिंग द्वितीय हैं, उन्होंने राजधानी को पहले तो स्थानांतरित कर दिया है, ठीक है। दूसरा, चांदनी चौक, दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहां पर एक हमला होता है, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें अमीर चंद्र दीनानाथ, बाल मुकुंद अवध बिहारी, कई लोग शामिल होते हैं। इसमें सरकारी गवाह बन जाते हैं दीनानाथ, और बताते हैं भाई कौन कौन लोग ने दिल्ली षड्यंत्र रचा, यानी लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की साजिश रची, और 13 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। उसमें रास बिहारी बोस जो हैं वो जापान चले जाते हैं। हालांकि रास बिहारी बोस पे भी काफी आरोप लगे कि ये भी बम फेंकने में थे, तो ये जापान चले गए। और दीनानाथ नाम के व्यक्ति हैं जो अंग्रेजों की तरफ से भाई विटनेस बन गए कि हाँ हम जानते हैं कौन कौन फेंके थे, उनके नाम दे दिए, और 13 लोग को हिरासत में ले लिया गया। अब देखिए 1912 के बाद एक प्रमुख घटना बनती है जो भारत को आजाद होने में या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये गरम दल के नेता हैं, और ये क्या करते हैं, दिल्ली में क्या होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग क्या है, होम रूल यानी स्वशासन, यानी हम अपने ऊपर खुद शासन करेंगे, हमारे लोग ही चुन के आएंगे, और चुनाव की पद्धति के द्वारा हम लोग अपने लोगों के लिए नियम वगैरह बनाएंगे। और एक आयरलैंड की महिला है एनी बेसेंट, ये भी शुरू करती हैं। आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की, और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में जो है होम रूल की स्थापना की। इनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई के अतिरिक्त जो है मध्य प्रांत में भी रहा, और इन्होंने तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी जगह भारत में होम रूल मूवमेंट को शुरू किया। सचिव थे इनके जॉर्ज अरुंडेल, और इनके सचिव थे NC केलकर, ठीक है, और अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। इंपॉर्टेंट बात यही है कि होम रूल मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक के रूप में
यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ जो है पूना से, और एनी बेसेंट जी के द्वारा 1916 में मद्रास से। ठीक है। और होम रूल की शुरुआत जो 1915 में लाला लाजपत राय ने शुरू की है, अमेरिका से ही, मतलब एक इंट्रोड्यूस किया है कि होम रूल है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, भारत में इसको कैसे जो है आंदोलन से जोड़ा जाएगा। और लंदन में होम रूल मूवमेंट की शुरू होती है 1912 में। इस समय महासचिव हैं ग्राहम पोल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को याद करिए कि होम रूल पूना से बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में, मद्रास से एनी बेसेंट ने 1916 में शुरू किया। इसके बाद अब देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 1907 में रास बिहारी बोस, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक जो है कांग्रेस की मीटिंग होती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। कहाँ पर होता है? सूरत में। और उस सूरत के अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट जाता है। लेकिन धीरे धीरे 1916 में, 1907 वाले में तो भाई नरम दल गरम दल बट गया। फिर 1916 में लगभग 9 साल बाद लखनऊ में एक अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और उसी समय मुस्लिम लीग जो 1906 में बना है, मुस्लिम लीग बना है, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना अब मेन हेड बन गए हैं। ये दोनों लोग मिलते हैं और नरम दल, गरम दल और लगभग मुस्लिम लीग भी एक हो जाता है। मुस्लिम लीग भी एक हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग अंदर ही अंदर सोच रखा है कि हमें पाकिस्तान चाहिए। समझिएगा इस बात को। तो लखनऊ अधिवेशन का एक मुख्य क्वेश्चन आता है कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? तो गरम दल और नरम दल एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन हुआ कब? 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन जो है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार। और उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद अली जिन्ना। दो चीजें हुए हैं कि नरम दल और गरम दल एक हो गए हैं, और लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीज का समझौता हो गया है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं। अगला क्या है बात? अब देखिए, गांधी जी इज बैक, यानी महात्मा गांधी वापस आ चुके हैं। अब जब से महात्मा गांधी जी आएंगे ना, देखिए कई इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, जब तक वो इतिहास को पूरी तरह समझते नहीं है तो उनके लिए महात्मा गांधी के मन में बहुत प्रश्न रहते हैं। मतलब बच्चों के मन में ये रहता है कि महात्मा गांधी की ही वजह से काफी चीजें जो है गड़बड़ हुई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी जैसा नेता ना आज तक हुआ ना होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? जब पूरा आप इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अनशन पे बैठ जाता है, जबकि इतना अमीर है कि उस समय अफ्रीका में पढ़ने गया है, लेकिन अनशन पे बैठ जाता है, 40-50 दिन तक कुछ खाता नहीं है और पूरा देश उसके लिए परेशान है। जबकि ना मीडिया है ना पेपर है, और पेपर पे भी भारतीयों को लिखने की उतनी स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी लोग उसकी बात मान रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात थी उसमें। तो गांधी जी के बारे में कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ, जो गुजरात में है। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम है पुतलीबाई। पिता का नाम है करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जो हैं, ये पोरबंदर में वाकनेर में दीवान के पद पे हैं, यानी अंग्रेजी शासन के ही अंतर्गत ये नौकरी कर रहे थे। और 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी जी से। इनकी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में होती है। बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से करते हैं और अफ्रीका में प्रैक्टिस करने जाते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका ये गए थे। बैरिस्टर की पढ़ाई या बैरिस्टर की प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बारे में आप समझिएगा, 1893 में, ठीक, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और लौटे कब? तो 1915 में लौटे। ठीक। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसमें पहली बार ये शामिल हुए थे 1901, ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। अब समझिए, हमने कहा 1915 में, इसको अभी मत याद करिए, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, इसको अभी मत याद करिए। तो 1915 में गांधी जी वापस आते हैं। किस दिन आते हैं? 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
गांधी जी जब अफ्रीका में भी हैं तो इन्होंने काले गोरों का भेद खत्म किया है, काफी प्रयास किया है। 21 वर्ष की अवस्था में गांधी जी अफ्रीका में बहुत फेमस हो जाते हैं। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये 1925 में लिखी है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा, मतलब समय हमेशा सच बोलूंगा और किसी भी तरह से मार पीट में विश्वास नहीं रखूंगा। कोई मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल दे दूंगा। कई बच्चे इसको भी कोट करेंगे कि गलत है, लेकिन जब आप इतिहास पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा गलत क्या है, सही क्या है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, एक तो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इनकी आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनशक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में लिखा है। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक। गांधी जी जो हैं, इनसे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। देखिए, ये सब चीजें आप अभी याद करिए, चाहे नहीं इसको बस पढ़ लीजिए। एक चीज याद रखिए कि इनके गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से ये भारत में आते हैं तो मिलते हैं और राजनैतिक रूप से काफी चीजों को समझते हैं, क्योंकि गांधी जी तो 1915 में आए हैं, उससे पहले भारत में बहुत कुछ हुआ है। गांधी जी को सारा ज्ञान देने वाले कि भारत में राजनीतिक में क्या क्या चल रहा है, राजनीति में, उन सब चीजों को समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के पास जाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु हैं महादेव गोविंद रनाडे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रनाडे। अब एक चीज समझिए, अभी तक जो मैं बता रहा था उसमें 1885 से डायरेक्ट 1905 में आया, लेकिन 1905 के बाद 1906, 1907, 1909, फिर 1911, 1912, फिर 1916, और लगातार बता रहा हूं क्योंकि अंग्रेज अब बिजी हो गए हैं। कहाँ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चल रहा है। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। ब्रिटिश विश्व युद्ध में बिजी हो गई है और भारत में यहाँ राजनीतिक उथापथल चल रही है। अब विश्व युद्ध के कारण भारत में जो भारत के नेता लोग हैं उन लोग को टाइम मिल गया है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। उसी में गांधी जी आते हैं और गांधी जी काफी एक्टिव रहते हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस भी मनाया जाता है। एक तो शहीद 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। भारत में शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की हत्या के लिए, और 30 जनवरी को गांधी जी के कारण। ठीक है, गांधी जी की हत्या के कारण। तो गांधी जी की कुछ पृष्ठभूमि मैंने तैयार कर दी। अब गांधी जी जब आए हैं तो पहले तो मिले हैं अपने गुरु से। ये गुरु उनके राजनीतिक गुरु हैं। कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद ये घूमे हैं चारों तरफ, पूरा भारत भ्रमण किए हैं। भारत भ्रमण करने के बाद एक व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले 1916 में। गांधी जी से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला मिले और इन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी चलिए बिहार, हमारे वहां पर नील की खेती के लिए बड़ा परेशान कर रहे हैं अंग्रेज। जबरदस्ती कहते हैं एक तिनकठिया पद्धति आया है, एक बहुत से ऐसे मतलब जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जो है एक और आया है। मतलब ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें अंग्रेजों ने टैक्स ले लेके परेशान किया है और साथ में हमें जमीन पे जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बोल रहे हैं। तो गांधी जी इनकी बात को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और अंतिम दम तक राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण में गांधी जी को लेके जाते हैं। कहानी बड़ी लंबी है, इतिहास के बुकों में आप पढ़िएगा कि गांधी जी को इन लोग बहुत जबरदस्ती लेके गए हैं चंपारण, और वहां पे जाके गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया है। सत्याग्रह में क्या है? ना मैं लड़ूंगा, ना मैं किसी को मारूंगा, ना मैं किसी को अपशब्द बोलूंगा, बस सत्य के लिए आग्रह करूंगा, जो सही है उसी चीज को समझाऊंगा, और सफल भी होते हैं। इसमें क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, मजहर उल हक, शंभू शरण शर्मा, नारायण सिन्हा, CF एंड्रूज, दीनबंधु इन्हें कहा जाता है, और राम नवमी प्रसाद। इन सब लोग का समर्थन मिलता है और गांधी जी सक्सेस होते हैं। चंपारण में जो नील की खेती के लिए बहुत जबरदस्ती किसानों को विवश किया जा रहा है, ये लगभग 1917 की बात है, टाइम पीरियड ये याद रख लीजिए। तो चंपारण में सक्सेस हो जाते हैं।
अंग्रेज मान जाते हैं कि ठीक है, आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदी हम नहीं लगाएंगे। इनका नाम हो जाता है पूरे भारत में कि एक आदमी आया, बिना किसी से लड़े, बिना किसी को अपशब्द बोले, एक आंदोलन किया, अंग्रेज इनकी बात मान गए। फिर इनको खेड़ा में बुलाया जाता है। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। और खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है? एक्चुअली गुजरात में भीषण अकाल पड़ा है, गर्मी पड़ा है, बरसात नहीं हुआ है, अनाज उग नहीं रहा है, फिर भी अंग्रेज टैक्स लिए जा रहे हैं। अंग्रेज का विरोध फिर से गांधी जी करते हैं और अंग्रेजों की इस नीति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और कहते हैं यदि सरकार लगान माफ ना करे तो सक्षम लोग स्वेच्छा से लगान देंगे। मतलब गांधी जी ने फिर से कहा कि लगान नहीं माफ कर रहे हो, हम लड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करते हो तो ठीक है, जिसके पास पैसा है वो लोग स्वेच्छा से दान दे देंगे। अंग्रेजों को कुछ चीजें समझ में आई कि ये व्यक्ति जो है अलग किस्म का है, बाकी लोग की तरह नहीं है। तो खेड़ा सत्याग्रह को भी मान गए। लगान में जो है सरकार ने केवल सक्षम किसानों से ही लगान वसूली का आदेश दिया, ये भी सक्सेस हो गए। इन्होंने सही बात बोली कि भाई जिसके पास है, जिसके पास अनाज उग रहा है, जिसके पास ट्यूबवेल वगैरह का सिस्टम है, हालांकि तब ट्यूबवेल वगैरह नहीं था, कुएं वगैरह का व्यवस्था था, जिसके पास सिंचाई का संसाधन है उसके यहाँ खेती तो हो रही है, उसी से टैक्स लो। अंग्रेज मान गए। फिर से इनका नाम हो गया गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है, इसको सफल सत्याग्रह पूरी तरह से माना गया। सफल सत्याग्रह तो चंपारण वाला भी है, लेकिन इसको पूरी तरह से सफल सत्याग्रह माना, इनकी सारी बातें मान ली गई। फिर अगला क्या होता है? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद, देखिए ये सब टाइम पीरियड हम 1715 में आए हैं। गांधी जी 1915 में आए हैं। 1915 के बाद 1916, 17, 18, 19 ऐसे ही चल रहे हैं गांधी जी। तो 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होता है, ये भी गुजरात में है। यहाँ पर जो है मिल के मालिकों ने मजदूरों को दिए जाने वाले प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया है। अभी अभी मैंने बताया था कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था तो उस समय पूना में होने वाला था पहला मीटिंग, लेकिन वो पहला मीटिंग पूना से स्थगित हो गया। क्यों स्थगित हो गया? क्योंकि प्लेग बीमारी फैली थी और प्लेग बीमारी के कारण अहमदाबाद के मिल मजदूरों को एक बोनस मिलता था, उस बोनस को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा ये था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, मैंने बताया था ना प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इसीलिए तो गांधी जी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और यही कारण भी है कि अंग्रेज विश्व युद्ध में परेशान हैं। तो गांधी जी जैसे लोग जब बहुत ज्यादा, चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं, लोगों को बात मनवाने के लिए विवश करवा रहे हैं अंग्रेजों को, तो अंग्रेज मान ले रहे हैं कि अरे हम फालतू क्यों चक्कर में पड़े, क्योंकि हमें तो विश्व युद्ध में ध्यान देना है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो महंगाई बढ़ रही है उसके कारण एक तो बोनस खत्म हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों ने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी इसमें आए, भूख हड़ताल किए, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से काम बंद कर दिए और ये गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। आमरण सत्याग्रह शुरू किया था इन्होंने। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मिल मालिक जो है एक अंबाला लाल साराभाई की बेटी अनुसुईया बेन है, ये विरोधी दल में है। इन्होंने मान लिया कि 35% बोनस हम देंगे, मतलब मान लिया कि चलो अब चूंकि महंगाई बढ़ी है तो हम लोग पे भी बोझ है, फिर भी बोनस हम आपको देंगे 35%। दूसरा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये एक ग्रुप बनता है कि कभी लेबरों को अगर दिक्कत होगा तो इसी जो है ग्रुप के द्वारा, इसी एसोसिएशन के द्वारा अब उनकी बातों को जो है माना जाएगा। और ये कहा जाता है गांधी जी की प्रथम सफल भूख हड़ताल है। गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं, इनका मैंने बारे में सुना था इनके बारे में कि बचपन के में इनकी माताजी बहुत उपवास किया करती थी, साथ में ये भी क्या करते थे, जैसे 9 दिन का नवरातन कर लिए, बृहस्पतिवार व्रत कर लिए, शनिवार व्रत कर लिए, मंगलवार, इतने व्रत करते थे कि इनको उपवास करने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। इस वजह से कहीं पर भी भूख हड़ताल जब ये करते थे, भले शरीर से एकदम दुबले पतले हो जाएं, लेकिन ये कुछ खाते पीते नहीं थे। इस वजह से लोग इनके समर्थन में आते थे कि एक व्यक्ति जो इतना पैसे वाला है, जो लंदन में पढ़ाई करने गया, अफ्रीका में जो है वकालत की प्रैक्टिस करने गया, आज वो सूती कपड़ा पहन के और हमारे लिए भूख हड़ताल कर रहा है, हम इसके पीछे क्यों ना खड़े हों। लोग खड़े होते थे, लोग इनकी बात को मानते थे। ठीक है, जैसे आप आगे देखोगे कि किस तरह से गांधी जी ने किसी पद को धारण किए बिना
आज भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल किया है। भारत के आजाद होने के बाद कोई पद नहीं धारण किया, ना प्रधानमंत्री बने, ना गृह मंत्री बने, ना शिक्षा मंत्री बने, कुछ नहीं बने। हालांकि 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई, लेकिन अगर वो होते भी तब पर भी किसी पद को धारण नहीं करते। तो ये बातें हुई। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, उसके बाद क्या होता है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। अब इसके बाद होता है 17 दिसंबर सन 1917 में इंग्लैंड के हाई कोर्ट में जज सिडनी ने रॉलेक्ट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेक्ट एक नाम है व्यक्ति का, उनकी अध्यक्षता में जो है देशद्रोह समन समिति का गठन किया। तो देखिए होता क्या है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है। भारत में बहुत एक्टिव हो गए हैं लोग। कौन लोग? राजनीतिक लोग। अंग्रेजों ने देखा भारत में राजनीतिक गतिविधियां बहुत हो रही हैं, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो रॉलेक्ट एक्ट पारित कर दिया गया। रॉलेक्ट एक्ट क्या है? ये बहुत कड़ा रिपोर्ट है। मतलब इसको कहा गया मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा के चलाए जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज, अब विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया है। एक तो अंग्रेजों ने क्या किया, विश्व युद्ध चलते समय इतना छूट दिया कि भारत में सब लोग एक्टिव हो गए। कौन? राजनीतिक लोग। और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, भारत आए अंग्रेज, तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं यहाँ पर जो अंग्रेजों के खिलाफ हो सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब कोई भी मीटिंग होगा, कहीं पर भी कुछ होगा, 4 लोग इकट्ठा होंगे, हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा ये तो बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून वाला एक काला कानून है, इसे बुला। किसको? 1919 में आए रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को। और जो रॉलेट एक्ट है ना, ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे ये, उनकी अध्यक्षता में गठित 1917 में कमेटी है, जो 18 मार्च 1919 में भारत में पारित होता है। इस रॉलेट एक्ट के कारण होता क्या है, 2 लोग हैं, एक हैं डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और एक है सत्यपाल, एक मुस्लिम और एक हिंदू। तो डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और सत्यपाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी जो है दलील के, बिना किसी वकील के इन लोग को गिरफ्तार कर दिया जाता है। भारत के लोग विरोध करने लगते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को भारत के लोग सफीउद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन जमा होते हैं। 20,000 लोग लगभग। 13 अप्रैल 1919 का दिन, इसी में क्या करता है, एक जनरल डायर होता है और इसने क्या किया, 150 सैनिकों के साथ अंधाधुंध गोलियां चला दी और 20,000 लोग बहुत बुरी तरह से, समझिए, स्वर्गवास हो गए। ये बहुत दर्दनाक घटना थी। 1,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ये तो लिखा है सिर्फ जो है ब्रिटिश के लोगों ने, असली में तो कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, बाद में इलाज के दौरान कितने लोग मरे, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को सबसे दुखद घटना रहा। ठीक। अब इस कारण क्या हुआ कि भारत में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए सब लोग। कौन लोग? रॉलेट एक्ट के विरोध में। हालांकि रॉलेट एक्ट बाद में कमजोर भी पड़ा, लेकिन भारत में एक काला कानून के रूप में तो आज भी जाना जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समय आता है 1919 का ही। और 1919 में क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीत गया है, तो इंग्लैंड क्या करता है, देखिए 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला है। इसमें ब्रिटेन और तुर्की जो है, ये लोग क्या करते हैं, 10 अगस्त 1920 को एक सेवरेस की संधि करते हैं। इस सेवरेस की संधि में जो मुसलमानों के धर्मगुरु हैं खलीफा, उनका अपमान होता है। कहाँ के? तुर्की के। ठीक है। तो मुसलमानों के धर्मगुरुओं को पद से हटाया जाता है, अपमान होता है। इस कारण पूरे विश्व में मुसलमान लोग विरोध करने लगते हैं। भारत में भी अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू किया कि हमारे खलीफाओं को क्यों हटा रहे हो, हमारे खलीफाओं पे क्यों अत्याचार कर रहे हो। महात्मा गांधी ने देखा कि वैसे भी हिंदू मुस्लिम में काफी फूट है, यही मौका है कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देंगे तो मुस्लिम और हिंदू एक हो सकते हैं। बहुत अच्छी सोच थी। महात्मा गांधी कभी बंटवारे के साथ थे ही नहीं। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में नेतृत्व किया
और नेतृत्व का फायदा ये मिला कि मुस्लिम भारत में महात्मा गांधी का सपोर्ट करने लगे और खिलाफत आंदोलन के लिए एक कमेटी की गठन की गई 1919 में। इम्पोर्टेंट बात बस ये है कि 1919-20 के दौरान भारत में खिलाफत आंदोलन चला, जिसमें मुसलमानों की तरफ से भारत के महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। और महात्मा गांधी जानते थे इस खिलाफत आंदोलन के बाद अब हम नजर आएंगे, तो महात्मा गांधी शुरू होते हैं। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और सहयोग आंदोलन में भारत में महात्मा गांधी प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं। ये शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को। ठीक, इसका कारण क्या है सहयोग आंदोलन का? एक तो था रॉलेट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनको एक उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, उसे कहते थे नाइटहुड की उपाधि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ये याद रखिएगा। तो जब असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं तो कारण है एक तो रॉलेट एक्ट, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आएगा। एक तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, उसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया, यानी भारत में द्वैध शासन को लागू करना शुरुआत होता है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। हालांकि एक 1773 में जब रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड है, बहुत पीछे मैं गया हूँ, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत पहली बार हुई है। उसमें क्या है, अंग्रेजों ने फायदे की चीजों को अपने हाथ में ले लिया और सिर्फ राजा बने के तौर पर जो है बंगाल के नवाब के हाथ में एक राजा का पद दे दिया कि तुम नवाब रहोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, उस सुधार में भी कमियां नजर आ रही हैं, तो उसके लिए भी असहयोग आंदोलन है। और दूसरा बात, असहयोग आंदोलन शुरू किया है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के बाद। खिलाफत आंदोलन में चूंकि मुसलमानों का बढ़ चढ़ के महात्मा गांधी जी ने साथ दिया है, इसलिए असहयोग आंदोलन में भारत के हिंदू मुस्लिम सब ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध क्या है, इसमें सेवरेस की संधि होती है, तुर्की के साथ दुर्व्यवहार होता है और तुर्की के खलीफाओं को पद से हटाया जाता है। महंगाई बढ़ी हुई है, अंग्रेजों ने भारतीयों को स्वराज प्रदान नहीं किया। भारतीयों से अंग्रेजों ने वो कर दिया था वादा कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक लोग तुम लोग हमारा साथ दो, हम आपको स्वराज दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। ठीक है, आगे चल के कहानियां पढ़ोगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही प्रस्ताव लेके जाएंगे। खैर, तो ये गांधी जी हैं देखिए, और गांधी जी कहते हैं भैया असहयोग आंदोलन करेंगे, नॉन कॉपरेट मूवमेंट करेंगे, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम किसी भी तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों के यहाँ पढ़ेंगे नहीं, अंग्रेजों के दिए कपड़ों को यूज नहीं करेंगे, काफी तरह से। इस मूवमेंट के बाद एक स्वराज पार्टी का गठन होता है 1929 में। स्वराज पार्टी में क्या है, 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है। संस्थापक हैं इसके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये स्वराज पार्टी क्या है, स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हुए एक पार्टी बनती है। कांग्रेस का ही समझ लीजिए कुछ ग्रुप है, स्वराज पार्टी बना रहा है। इसके सदस्य हैं श्रीनिवास अयंगर, NC केलकर, विट्ठल नाथ पटेल और कई लोग। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करके और उन्हें काम ना करने देने का 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। मतलब जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया है, उसमें जो जो नियम बने हैं उस नियम को तोड़ना इसका काम है। और इन्होंने सोचा स्वराज पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और हम संसद वगैरह में बैठेंगे और उसके बाद हम ब्रिटिश की हुकूमत का अवहेलना करेंगे। ये काम था। ठीक, अब थोड़ा शॉर्टकट में मैं जल्दी बताता हूँ। उसी के बाद क्या हुआ, 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि 1919 में जो आया है कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसकी समीक्षा करनी है कि भारत में जो जो नियम बनाए गए हैं क्या उसमें बदलाव की सच में जरूरत है। साइमन कमीशन बनता है, भारत के हित के लिए बनता है और इसमें 7 सदस्य हैं, 7 ब्रिटिश के ही हैं। भारत वाले कहते हैं कि आपने एक जो है सुझाव देने के लिए कमीशन बनाया कि भारत में क्या क्या बदलाव होगा, और जो रॉलेट एक्ट आया था, जो
1919 में जो है मॉन्टेग्यू चमसफोर्ड सुधार आया था, उसमें क्या क्या कमियां थी, उसमें आपने रखा तो ब्रिटिश वालों को ही है, तो हमारे हित की बात कैसे करेंगे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध होता है 1928 में, और साइमन गो बैक का नारा लगता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक, इसके अध्यक्ष हैं सर जॉन साइमन। प्रमुख सदस्य हैं क्लीमेंट एटली। अब इसमें क्या होता है, 10 वर्षों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, ये आप लोग को मालूम है। ठीक है, साइमन कमीशन, साइमन गोबैक का नारा लगता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन मुंबई पहुंचा, यानी साइमन कमीशन। विरोध हुआ, लखनऊ में नेहरू जी और जीबी पंत ने विरोध किया, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने विरोध किया। लाला लाजपत राय जब भीड़ में विरोध कर रहे थे, देखिए ये साइमन गोबैक के नारे का पोस्टर है। जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो इनके ऊपर लाठी पड़ गया, और लाठी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से क्या हुआ, काफी हद तक भारत में राजनीतिक रूप से गरम दल एक्टिव हो गया। नरम दल जो था वो तो नरम ही था, वो नरम दल क्या चाहता था कि राजनीतिक रूप से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, धीरे धीरे ब्रिटिश को हटाएंगे। गरम दल का क्या कहना था कि मारो भगाओ। कांग्रेस का फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इस लाहौर अधिवेशन में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। पहली बात यह कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की है। इसमें एक नेहरू रिपोर्ट दिया गया था, उसको निरस्त कर दिया जाता है। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है कि हाँ, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इससे पहले क्या था कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और ब्रिटिश संसद जैसे ब्रिटिश वाले हैं तो भारत में वैसे ही हम चुनाव लड़के जीतेंगे, धीरे धीरे हम बन लेंगे अपने हक को। लेकिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति की जाती है। अभी आगे देखेंगे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, वैसे ही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी शुरू करेंगे। इसमें 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है। 26 जनवरी 1930 को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को तो भारत स्वतंत्र हुआ नहीं, लेकिन मनाए जाने की घोषणा कांग्रेस ने कर दी थी। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो संविधान को लागू करने का दिन चुना गया 26 जनवरी 1950। वैसे तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बन चुका था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि यही 26 जनवरी 1930 के दिन को यादगार दिन बनाना था। इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और सरकारी समितियों का पूर्ण बहिष्कार किया गया। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अगला है, गांधी जी अब शुरू कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू करते हैं? तो पहले तो अंग्रेजों ने कई चीजों को ऐसा किया था, जैसे नमक पे कानून बना रखा था। नमक पे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया और 6 अप्रैल तक दांडी मार्च किया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, वहां नमक कानून को तोड़ा। मतलब छोटे से नमक जैसी चीजों पे कानून बना रहे हैं आप, तो नमक पे कानून तोड़ा, सब लोग अपना नमक बनाओ खाओ। और इसी दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, और ये गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन है। वैसे तो छोटे मोटे बहुत आंदोलन कर रखे हैं। और 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको जो बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसका अंत कैसे हुआ तो मैं बता देता हूं। एक चौरा चौरी की घटना हो जाती है। ठीक है, 1920 वाला जो असहयोग आंदोलन है, उस असहयोग आंदोलन का अंत होता है चौरा चौरी में। घटना हो जाती है, जो है चौरा चौरी में एक पुलिस चौकी है, उसमें काफी जो है पुलिस चौकी को लूट लिया जाता है, जला देते हैं वहां के लोगों को। कौन? आंदोलनकारी। तो इसलिए गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। इसी तरह एक डेट याद रखिए, 9 अगस्त 1925, इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन हो रहा है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद वगैरह काकोरी ट्रेन एक्शन कर रहे हैं। हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदला गया है, क्योंकि इससे पहले काकोरी लूट बोला जाता था। ठीक,
और एक और घटना बीच में बता देता हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में होती है, ठीक। और एक HSRA की स्थापना 1928 में होती है, ठीक। इन सब के बारे में देखूंगा, मैं बताऊंगा डिटेल में कभी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 तक चलता है, 5 मार्च तक। इसमें बीच में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, मतलब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। इसी बीच गोलमेज सम्मेलन हो रहा है 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया है। एक और क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने एकमात्र किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर है जो है 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता एकमात्र गांधी जी ने की। किसने की? गांधी जी ने, ठीक है। बेलगांव जो है केरल में है कि कर्नाटक में है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और 1934 में आंदोलन की वापसी हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में, ठीक है। कब वापस हुआ? तो 1934 में। किसके द्वारा शुरू हुआ? तो दांडी मार्च के द्वारा शुरू हुआ। दांडी मार्च 12 मार्च से गांधी जी पैदल चलना शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से, और दांडी पहुंचते हैं। 2023 के पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं कई बार, ये अभी मेरे माइंड में आ गया। तो ये कांड है। अगला क्या है, देखिए कुछ चीजें देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च शुरू होता है। 1930 से 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है गांधी जी के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, ठीक है। इस सब क्वेश्चन आते हैं। एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, यानी लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होता है कि किस लिए आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन वापस ले लो, हम तुम्हारी बातों को मानते हैं। इस तरह के तमाम लालच दिए जाते हैं, ठीक। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। और गांधी जी के बारे में एक और चीज में बताया कि 1924 में बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की है, एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता। सांप्रदायिक पंचायत आता है 1932 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कुछ विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि अब अंग्रेजों ने शुरू किया फिर से वही खेल 1909 वाला, मार्ले मिंटो वाला, पृथक निर्वाचन वाला। जैसे अंग्रेज ने मुस्लिम को बांटा है, वैसे ही सबके लिए अधिक अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि दलितों के लिए अलग है, जो है मुस्लिमों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, छत्री के लिए अलग है। लेकिन गांधी जी गुस्सा आ गए कि भैया बांटोगे तो पूरा भारत को ही बांट डालोगे। और ये सांप्रदायिक पंचायत जो है इसको रद्द करवाया, पूना पैक्ट समझौता करवाया गांधी जी ने 1932 में। ये पूना पैक्ट समझौता गांधी और डॉक्टर अंबेडकर बीच होता है, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव की बात होती है। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग पहली बार होती है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से एक लालच दिया जाता है कि भाई आप हमारी कुछ बातों को मानिए, हम आपको आजाद कर देंगे, ठीक। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसको गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। अब 1942 में क्या है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और फिर से अंग्रेज कह रहे हैं क्रिप्स मिशन में कि भारत के लोग चलो अब हमारा साथ दो, हम तुमको आजाद कर देंगे। वैसे ही जैसे प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में भी बोले हैं। गांधी जी कहते हैं कि पागल समझ रखे हो क्या, पिछली बार भी यही तुम लोगों ने कहा कि हमारा साथ दो, हम आजाद कर देंगे, और तुम लोग आए तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट लागू कर दिए, तो हम भैया नहीं मानेंगे। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जो फेल हो गया। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न है। आगे देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत क्या है, जो मैंने बताया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्वाचन की कोई समिति नहीं हुई। एक रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, इन्होंने भारतीय मताधिकार समिति का गठन किया
और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, महिला, सिख, आंग्ल, भारतीय, सिख, ईसाई सबके लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। अब ये क्या किए, सोच रहे थे भारत के लोग सब लोग एक हो रहे हैं, हटाओ सब लोग को बांटो। इसमें डॉक्टर अंबेडकर, चूंकि दलितों की दशा सच में दयनीय थी शुरू से, तो डॉक्टर अंबेडकर अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दलितों के लिए मांग को लेके आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये जानते थे कि इससे भी नुकसान है। तो गांधी जी बहुत भाई अनशन पे बैठ जाते थे हर चीज पे, तो गांधी जी ने समझाया नहीं भाई, अगर ऐसा करोगे तो भारत बढ़ जाएगा। इसलिए सांप्रदायिक पंचायत को समझ लीजिए, एक रिजल्ट ये हुआ कि गांधी जी 1932 में चूंकि यरवादा जेल में बंद हो गए थे, उसी में आमरण अनशन कर लिए कि हम मर जाएंगे लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए। और कहा कि अगर ये होगा तो अछूत हमेशा अछूत ही रहेगा, जो दलित वर्ग है उसका कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट, और गांधी जी वादा करते हैं कि अंबेडकर देखिए, आप आज अगर अलग की बात करेंगे तो हमेशा आपके लोगों की स्थिति गड़बड़ रहेगी, आप संविधान निर्माता करिए। मतलब इन्होंने कई वादे किए कि चलिए आपको संविधान में हम बराबर का दर्जा देंगे, आप ही संविधान के निर्माता बनेंगे, पहले कानून मंत्री भी बन जाएंगे आप। ये कुछ हम आप लोग को हिंट दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि संविधान का निर्माण भी डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर अम्बेडकर बने हैं। तो ये सब कुछ बातें समझाएं और गांधी जी से अम्बेडकर मान गए। और 1932 में 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता होता है और दोनों लोग मान जाते हैं। ठीक है कि चलो पृथक निर्वाचन की बात नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग वैसे भी बन चुका था 1906 में, उसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। फिर 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिलिथ गो के समय में अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव क्या है? ये कहा जाता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, मतलब पूरी तरह से आप आजाद होंगे, बस ब्रिटेन के कुछ अधीन रहेंगे। युद्ध के परांत प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्माण संधि का गठन किया गया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इन्होंने कहा हम आपके लिए, मतलब लालच ऐसा दिया कि आपके देश को आजाद कर देंगे, आपके लिए हम जो है संस्थान का गठन करेंगे, संविधान मैत्री का। तो ये सब चीजें। दूसरा था वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करेंगे, और एक था युद्ध में सलाहकारी परिषद का गठन करेंगे। इन सब चीजों की बात की गई, लेकिन कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया कि यही काम तो तुम लोग ने प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे किया था, ये दरवाजे में जड़ी जंग वाली कील की तरह है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। मुस्लिम लीग ने भी ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अब जिद पे अड़ा है कि हमें पाकिस्तान चाहिए किसी भी कीमत पे। तो पृथक राष्ट्र की मांग को जो है मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। एक चीज देखिए यहाँ पर समझिएगा, मुस्लिम लीग ने इसको तो अस्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में बनाना चाहता है। ये नहीं कि आपके ब्रिटेन से हम एक अलग राष्ट्र बना लेंगे और ब्रिटेन आपके जो है हम ब्रिटेन के अधीन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्रिप्स मिशन की बात कर रहा था, बहुत प्रश्न पूछा जाता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो देखिए लॉर्ड चर्चिल के टाइम पे 11 अगस्त 1942 भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया, 23 मार्च को। क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और मित्र राष्ट्र की कमजोर स्थिति है, तो भारतीय लोग आप लोग साथ दीजिए। ठीक। दूसरा ये था, ये सब चीजें आप देखिएगा। कुल मिला के इन सब में कहना क्या चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने इसे कहा ये तो पोस्ट डेटेड चेक की तरह है कि हम एक चेक तो दे दिए हैं, उसकी डेट ऐसी लिख दी है जो डेट कभी आएगा नहीं। मान लीजिए हमने लिख दिया है 32 फरवरी, जो कभी आएगा ही नहीं। ऐसा डेट वाला चेक आपने दिया है जिसका आना तो असंभव है, क्योंकि सब लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की बात पे विश्वास करके देख लिया था। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाएगा कि कब आया, तो 1942। इस समय ब्रिटेन के जो है चर्चिल थे। ठीक है, और ये सारी बातें हुई। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी का अंतिम और बृहद राष्ट्रीय आंदोलन रहा है। इसमें क्या क्या कारण है? एक तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण यह आंदोलन आया है, युद्ध के कारण जो उपजी महंगाई है, बेरोजगारी है, आवश्यक वस्तु का अभाव है, उसके कारण आया है। भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना है। ठीक। प्लस
दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश पराजय के चलते भारतीयों के विरोध प्रदर्शन करने की इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई है। भारत पर जापानी आक्रमण का भय है। जापान जो है इस समय बहुत उग्र हो रहा है, इसीलिए हिरोशिमा नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम जो है गिराया है यूएसए ने। तो जापान बहुत एक्टिव है, उग्र है और भारत के लोग डर रहे हैं। अगर हम ब्रिटेन के साथ रहें तो चूंकि ब्रिटेन और जापान आपस में दुश्मन है, तो भारत पे ही तो ये बम वगैरह गिराएगा, क्योंकि ब्रिटेन से भारत ज्यादा नजदीक है। और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात व्यापक स्तर पर नवीन संघर्ष हेतु व्यापक ऊर्जा का उत्साह का संचार हुआ। तो ये सारी बातें हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में। ये जापान में जाते हैं और जापान से कहते हैं, मतलब देखिए, भारत के लोग चाहते थे कि हमारा मैत्री संबंध किसी से ना खराब हो, ब्रिटेन अपने रास्ते चला जाए और हम अपने रास्ते रहें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? 1942 में। किसने? रास बिहारी बोस ने। कहाँ पर? जापान में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसमें जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा जुड़े हैं। 1939 में होता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्यों? क्योंकि 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाते बनाते हटा दिया गया। चुन तो लिए गए थे ये, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के विचारों में काफी ज्यादा मतभेद था। फिर भी दोनों लोग एक दूसरे का समर्थन करते थे, कहीं विरोध नहीं हुआ है। ठीक। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने, लेकिन त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि इनका थोड़ा बहुत विरोध हो गया गांधी जी के द्वारा, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली 1939 में। 1940 में इन्हें कोलकाता में नजरबंद किया गया, भेष बदल के चले गए। 1941 में पठान जिया ट्रेन के भेष में कलकत्ता से निकल गए। तो ये सारी कहानियां हैं। हो सकता है इनमें कुछ त्रुटियां हों, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा बताइएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पहले वायसराय जो है सी राजगोपालाचारी बने, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय थे। और अगर कहा जाए लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन तब पर भी थे जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो वायसराय बने और फिर 30 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी का जो है हत्या कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं। इन सब बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम कर लेता हूं। और फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि भारत के इतिहास को डीप में पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक नया सीरीज शुरू किया जाएगा और पूरा इतिहास, अगर आधुनिक भारत से शुरू करना चाहें तो आधुनिक भारत से बताइएगा, नहीं तो प्राचीन भारत से शुरू किया जाएगा। तो धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। जय हिंद।